आप सभी का अभिवादन। आज हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इस एक्ट के बारे में अध्ययन करना हमारे एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थी जिनके अंदर पेपर चलता है स्टेट्स इन इंडिया, और द्वितीय वर्ष के इतिहास के विद्यार्थी जिसमें आधुनिक भारत का प्रश्न पत्र है, दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी ये महत्वपूर्ण जानकारी का दस्तावेज है। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट पहला महत्वपूर्ण चरण है। हमें पता है कि आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी है एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में विजय के बाद में और फिर 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त करने के उपरांत इस कंपनी ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया था। देखिए, इंग्लैंड की संसद ने है ना जब जैसे ही है ना जो कंपनी की सत्ता है उसके वर्चस्व के अंदर बढ़ोतरी होने लगी, तो इंग्लैंड की संसद ने इसके ऊपर अपना नियंत्रण कायम करने के लिए 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित किया था। एक्ट को हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इस एक्ट को पारित करने के पीछे क्या क्या कारण थे, यानी कि क्या उस समय की परिस्थितियां थी जिसके कारण ये एक्ट है वो पारित करना पड़ा था। तो जैसा कि है, सबसे पहला है जो कारण वो है कंपनी की स्थिति में परिवर्तन। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि है ना जो 1765 ईस्वी के अंदर कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बन गई थी, और कंपनी की राजनीतिक शक्ति बन जाने के फलस्वरूप संसद की प्रभुसत्ता है, यानी कि जो ब्रिटिश संसद है उसकी प्रभुसत्ता है, उसको है जो थोड़ा सी उसकी शक्ति है वो सीमित हो गई थी। तो कंपनी ने जो संसद ने जो कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए कंपनी की जो स्थिति है उसके अंदर है जो परिवर्तन करना है वो उचित समझा, और उसके लिए कुछ न जो कानून बनाया या संवैधानिक परिवर्तन किए। दूसरा है कि अयोग्य और भ्रष्ट शासन। इसके अंदर हम देखते हैं कि क्लाइव ने है ना जो जब बंगाल के अंदर द्वैत शासन प्रणाली है ना जो प्रचलित की थी वो पूर्ण रूप से असफल हुई थी, और उसके परिणाम स्वरूप कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर है ना जो वृद्धि हो गई थी। और इसी तरह से क्या था कि कंपनी के जो भी है ना जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो यहाँ से ना जो काफ़ी ना जो धन कमाकर इंग्लैंड में जाते थे और वहाँ पर नवाबों का सा जीवन है व्यतीत करते थे, और कई कई तो इतने अमीर हो जाते थे कि वो संसद के सदस्य भी बन जाते थे। इसलिए वहाँ पर उनको जो इंडियन नवाब कहा जाता था। तो जो संसद थी वो कंपनी के इस जो भ्रष्टाचार पर अंकुश है वो लगाना चाहती थी। तीसरा क्या था कि भारत के अंदर अभी प्रेसिडेंसियों में तालमेल का अभाव। अभी ये प्रेसिडेंसियाँ क्या थी ये भी समझ लेना हमको ज़रूरी है कि यहाँ पर है ना जो भारत के अंदर कंपनी ने 3 है ना जो प्रेसिडेंसियाँ बना रखी थी, एक तो मद्रास के अंदर, एक बम्बई के अंदर और एक कलकत्ता के अंदर। तो ये तीनों की तीनों जो प्रेसिडेंसियाँ थी ये इनके अंदर आपस के अंदर कोई तालमेल और सहयोग नहीं था, और ये तीनों ही प्रेसिडेंसियाँ थी वो है ना जो पारस्परिक विरोधी एक दूसरे के विरोधी कार्य करती रहती थी, जो कि कंपनी के लिए एक तरह से जो काफ़ी है ना जो समस्याएं पैदा हो जाती थी। तो इनके बीच में एक है ना जो तालमेल है ना जो बिठाना भी एक है ना जो आवश्यक था। तो उस आवश्यक कदम उठाने के एवज के अंदर भी जो इस एक्ट को है ना जो पारित किया गया था। एक और चीज़ थी कि 1766 में ये निश्चित किया गया था कि अपनी विजय होने के बाद में, यानी कि कंपनी का ना जो भारत के अंदर शासन स्थापित करने के बाद में कंपनी है वो ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पौंड कर के रूप में दिया करेगी। तो कंपनी है वो कुछ वर्ष तो है ना जो ये कर को देती रही, लेकिन बाद में उसने है ना जो इस कर को नहीं दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, और कंपनी ने है ना जो ब्रिटिश संसद ने कंपनी की स्थिति का अध्ययन करने के लिए 2 गुप्त समितियों का गठन किया, और इन समितियों ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर
कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित किया गया, और जिसको 1774 में 1774 ईस्वी के अंदर लागू किया गया। अब इसकी है ना जो मुख्य धाराएं क्या थी, तो यहाँ पर है ना जो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में है ना जो कंपनी की संरचना में परिवर्तन, और भारत के अंदर है जो कंपनी की संरचना में परिवर्तन। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक भाग है वो इंग्लैंड के अंदर उसके जो स्वामित्व वाले जो स्वामी थे वो और उनके डायरेक्टर्स थे, उनका एक भाग वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर काम करता था, और यहाँ पर गवर्नर्स के रूप में और दूसरे जो अधिकारी थे और कर्मचारी थे उसके रूप के अंदर है ना जो कंपनी का शासन है वो एक तरह से प्रारंभ ही हुआ था। तो इस संरचना के अंदर जो परिवर्तन हुआ था उसके अंदर हम देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ था। इंग्लैंड के अंदर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, यानी कि जो इसके स्वामित्व वाले हैं ना जो एक सेल बनी हुई थी, उसके अंदर डायरेक्टर्स का जो चुनाव करने के लिए मतदान की जो जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स का चुनाव करते थे, और उसकी योग्यता थी वो पहले क्या था कि 6 मास में जो 500 पाउंड के हिस्सेदार थे वो डायरेक्टर्स के चुनाव के अंदर मतदान के अंदर भाग ले सकते थे, लेकिन अब इस योग्यता के अंदर वृद्धि कर दी गई थी, और अब वही व्यक्ति मताधिकार में भाग ले सकते थे जिनके पास में पिछले 12 महीने में, यानी कि जब इलेक्शन चुनाव होते थे उससे पहले के 12 महीने में उनके पास में कम से कम 1000 पाउंड के शेयर हों। दूसरा क्या था कि ना जो डायरेक्टर्स की जो है ना जो कार्यकाल था, जो पहले ना जो 1 वर्ष के लिए होता था, अब वो डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया, और हर एक है ना जो मतलब है जो प्रतिवर्ष इसके जो 25% है ना जो सदस्य थे वो अवकाश ग्रहण कर लेते थे। तीसरा क्या है कि कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक मामलों से संबंधित पत्रों की जो प्रतियां होती थी वो राजकोष को भेजनी होती थी, और जो नागरिक और फौजदारी से संबंधित जो मामले होते थे भारत के अंदर उनकी प्रतियां राज्य के सचिवों को भेजनी होती थी। इसके अलावा क्या था कि कंपनी की संरचना के अंदर जो भारत में स्थित उसका कंपनी का जो शासन था, उसका कंपनी का एक जो स्वरूप था, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी हुई थी, बंगाल थी और मद्रास थी और कलकत्ता थी। तो अब है ना जो बंगाल यानी कि कलकत्ता जिसकी राजधानी थी बंगाल की, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो समस्त ने जो अंग्रेजी राज्य का गवर्नर बन गया था, और उसको अब है ना जो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक है ना जो 4 सदस्यीय है ना जो परिषद है ना जो नियुक्त की गई थी। इसके अंदर क्या था कि ये जो 4 सदस्यीय जो परिषद थी वो उसके अंदर है ना जो सबसे पहले तो जैसे वारेन हेस्टिंग्स को ना जो सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उसकी परिषद के अंदर एक 4 सदस्यीय जो परिषद थी उसमें क्लेवरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और है ना जो बॉरवेल को उसकी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। इन जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रखा गया था, और ये गवर्नर जनरल से बंगाल के गवर्नर जनरल से आशा की गई थी वो है ना जो काउंसिल के बहुमत के अनुसार ही, यानी कि उनकी बहुसम्मति के अनुसार ही अपना कार्य चलाएगा, और काउंसिल की है ना जो बहुमत के विरुद्ध वो कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसको ना जो मतों के बराबर आ जाने की अवस्था में निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को ना जो ये भी अधिकार था कि वो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी है उसकी व्यवस्था और नियंत्रण अपने हाथ में रखे। तो इस तरह से गवर्नर और जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसका गठन है वो किया गया था। यहाँ पर है जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर्स थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल की अधीनता के अंदर रखा गया था, और है ना जो वो अब है ना जो बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई भी युद्ध और संधि है भारत के अंदर किसी भी है जो राज्य के साथ में युद्ध और संधि नहीं कर सकते थे।
लेकिन आपातकाल में वो इंग्लैंड की सरकार से अनुमति प्राप्त करके अपनी इच्छानुसार कार्य भी कर सकते थे। इस एक्ट के द्वारा जैसे गवर्नर है, गवर्नर के जो काउंसिल सदस्य हैं और न्यायाधीश हैं, इनके ना जो वेतनों का निर्धारण भी किया गया था। जैसे कि इसमें देखते हैं कि ना जो गवर्नर जनरल को वार्षिक 25,000 पाउंड वेतन निर्धारण किया गया था और उसकी काउंसिल के प्रत्येक सदस्य थे उसको 10,000 पाउंड वार्षिक दिया जाना निश्चित किया गया था। इसी तरह से जो मुख्य न्यायाधीश था उसका वेतन है जो 8,000 पाउंड निश्चित किया गया था और सामान्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 6,000 पाउंड है, वो निश्चित किया गया था। इसके अलावा क्या था कि कलकत्ता में एक ना जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ना जो बनाया गया था, इसके अंदर सबसे पहला जो ना जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश था वो सर एलिजाह इम्पे था और इसके अधीन जो 3 अन्य न्यायाधीश ने जो नियुक्त किए गए थे और सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया था कि वो दीवानी, फौजदारी, समुद्री, सेना और चर्च संबंधी जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई कर सके। इसके अलावा वो है ना जो उसको दोनों ही प्रकार के है ना जो उसका कार्यक्षेत्र था, मौलिक और अपीलीय जो मुकदमे थे उनकी ना जो सुनवाई है वो ये कर सकता था और इन मुकदमों की सुनवाई है वो जूरी के द्वारा होनी थी। इसके अलावा क्या था कि ब्रिटिश जो प्रजा होती थी, यानी कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर रहते थे, तो वो प्रजाजनों को 12% से अधिक सूद लेने की आज्ञा नहीं थी। यानी कि वो यहाँ के लोगों को ब्याज पे धन दे सकते थे लेकिन 12% से ज़्यादा है ना जो ब्याज है वो नहीं ले सकते थे। इसी तरह से कंपनी के जो कर्मचारी और है ना जो अधिकारी थे उनको उपहार और रिश्वत लेने के ऊपर है जो रोक लगा दी गई थी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो राज्य के अधीन नागरिक अथवा फौजी नौकरी करता हो अथवा उसे कोई ऐसा अधिकार प्राप्त हो, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उपहार, भेंट, दान, उपदान, पारितोषिक और अर्थ संबंधी कोई भी वस्तु लेने का अधिकारी नहीं था। और ये बात भी है जो स्पष्ट कर दी थी कि अगर कोई इस तरह का अपराधी पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, तो उसको दुगना जुर्माना देना होगा और उसको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। इसी तरह से क्या करा था कि कंपनी के जो भी अधिकारी और है जो कर्मचारी कोई भी अगर यहाँ पर है जो अपराध करते थे भारत के अंदर, तो उनको है ना जो इंग्लैंड के सम्राट के न्यायालय के अंदर ही वहाँ पर उसकी उनके मामलों की सुनवाई होती थी और वहीं पर उनको सजा आदि का प्रावधान था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर एक्ट को लागू तो कर दिया था, इसके द्वारा ना जो एक ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों को नियमित करने का और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने का ये उनका पहला प्रयास था। लेकिन इसका ना जो जैसे कि ना जो बूटन राउज है वो कहता है कि एक्ट का उद्देश्य तो श्रेष्ठ था परंतु उसके द्वारा स्थापित जो पद्धति थी वो अधूरी थी। तो इस एक्ट के जो दोष बताए जाते हैं उसके अंदर सबसे पहला तो है कि गवर्नर का परिषद पर पूर्ण नियंत्रण नहीं। यानी कि ना जो ब्रिटिश भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल था उसका अपनी ही परिषद पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। उसको परिषद के बहुमत द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। और इस एक्ट की अस्पष्टता के कारण ही ना जो गवर्नर जनरल है उसके और उसके जो परिषद के जो सदस्य हैं उनके बीच में ना जो गंभीर संघर्ष होते रहते थे। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के परिषद के सदस्यों के साथ में कभी भी अच्छे संबंध है वो नहीं रहे थे और परिषद के सदस्यों के विरोध के कारण ही हेस्टिंग्स को ना जो पुरंदर की संधि है वो रद्द करनी पड़ी थी। इसी तरह से दूसरा दोष ये था कि कंपनी के अंदर पूंजीवादियों को महत्व दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर है ना जो डायरेक्टरों का चुनाव करने का जो अधिकार था उसके स्तर में वृद्धि करके जो जैसे 500 पाउंड से अधिक है ना जो 1000 पाउंड है ना जो कर दिया गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये एक तरह से ना जो डायरेक्टरों की जो परिषद है वो अल्पजन शासित है जो राज्य बन गई थी और लगभग ना जो 1246 स्टॉक होल्डर्स हैं वो उनको मतों से वंचित कर दिया गया था। तो इसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर पैसे वालों को का ही है ना जो महत्व है वो बढ़ गया था। अगला जो है ना जो इसका मुख्य दोष था वो कि था कि है ना जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था
वो भी है ना जो एक है ना जो स्पष्ट नहीं था। इसके द्वारा है ना जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र है उसको निश्चित नहीं किया गया था। एक तरह से कहें हम तो कि गवर्नर जनरल और उस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के जो पारस्परिक अधिकार थे उसका स्पष्टीकरण है ना जो नहीं किया गया था, और इसीलिए है ना जो गवर्नर जनरल और है ना जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध हैं वो कभी भी है ना जो मधुर नहीं रहे थे। और है ना जो हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का भी स्पष्ट एक तरह से स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। इस एक्ट के द्वारा है ना जो सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेज प्रजा के मुकदमे सुनने का अधिकार था, लेकिन प्रजा की है ना जो व्याख्या है ना जो स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी। इसी तरह से ये भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय अंग्रेजी है ना जो कानूनों के द्वारा है ना जो न्याय करेंगे या भारतीय विधि के अनुसार करेंगे, क्योंकि अंग्रेज न्यायाधीश थे, उनको केवल अंग्रेजी कानूनों का ही ज्ञान था। तो एक तरह से भारतीयों पर इस कानून को है ना जो ज़बरदस्ती है ना जो थोपा गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बंगाल का मुंबई तथा मद्रास पर अपूर्ण नियंत्रण, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी या कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल का था, उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर गवर्नर जनरल था उसका प्रभुत्व तो स्थापित कर दिया गया था, लेकिन उसका स्वरूप निश्चित नहीं किया था। जैसे कि आपात स्थिति के अंदर गवर्नर जो ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो इंग्लैंड की सरकार से अनुमति प्राप्त करके भी अपनी इच्छानुसार है जो कार्य कर सकते थे। तो इससे गवर्नर जनरल था एक तरह से जो शक्तिहीन हो गया था, और इसी दोष के कारण सूरत की संधि के परिणाम स्वरूप भी है जो मराठों के साथ में अंग्रेज़ों को दीर्घकालीन युद्ध करना पड़ा था। अगला है ना जो दोष इसका बताया जाता है कि कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण था वो भी है ना जो पर्याप्त नियंत्रण नहीं हो पाया था, क्योंकि ब्रिटिश संसद कंपनी के मामलों में ना जो पूर्ण हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। उसको केवल है ना जो कंपनी की ना जो वार्षिक रिपोर्ट चाहिए थी, और वो जो उसको ना जो ये रिपोर्ट है वो समय पर मिल भी जाती थी, लेकिन इस रिपोर्ट तथा पत्र पर तुरंत कार्रवाई करने का कोई भी है ना जो ऐसा कोई सिस्टम या प्रबंध नहीं बनाया गया था। तो इस प्रकार से ना जो भारत की कंपनी की जो गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं हो पाया था। तो इस तरह से हम है ना जो कह सकते हैं कि दोषपूर्ण होते हुए भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इस एक्ट के उद्देश्य तो अच्छे थे, लेकिन इस एक्ट का निर्माण उन व्यक्तियों ने किया था जिन्हें भारतीय परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की संसद द्वारा भारत सरकार में परिवर्तन करने और उसको नियमित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों की कड़ी के अंदर ये है ना जो एक्ट है वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रथम चरण था, और इसी एक्ट ने भारतीयों कंपनी के भारतीय साम्राज्य को एक है ना जो केंद्रीय सरकार प्रदान की थी, और साथ ही है ना जो ब्रिटिश भारत के लिए है ना जो लिखित संविधान का आधार प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं कि इस एक्ट से ना जो भारत के राजनीतिक विकास का शुभारंभ हुआ था, और जिसके परिणाम स्वरूप 1947 के अंदर भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। धन्यवाद।